वेलकम टू सिंपल लर्निंग 07। अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो 9 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 9 मीटर यानी कि आप 9 कदम चलेंगे ना, इतनी डिस्टेंस हमारा फूड जो है वो ट्रेवल करता है। जैसा पिक्चर में दिखाया है वैसा उसके पैर नहीं होते हैं, पर बिल्कुल सच है कि खाना हमारा जो है 9 मीटर हमारी बॉडी के अंदर ही ट्रेवल करता है। ठीक है, जानेंगे कैसे, साथ ही जानेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको जो आपने डेली लाइफ में देखी होंगी, पर आप उसका रीजन नहीं जानेंगे। जैसे ये लड़की है, ये उल्टी लटकी हुई है पेड़ पे, तो ये लड़की अगर पेड़ से तोड़ के कुछ खाती है तो इसका खाना पेट में जाता है, वापस नहीं आ जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? या फिर कभी आपको भाई शादी में बुलाया गया, या फिर आपको मनपसंद आपका खाना मिल गया तो आपने पेट भर के खाना खा लिया, या फिर आपको जंक फूड मिला, आपने जंक फूड पेट भर के खा लिया। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद हो जाती है गैस बनने लग जाती है पेट में। या फिर मोटी बुद्धि के लोग क्या बोलते हैं कि भाई एसिडिटी हो रही है मुझे, है ना। बड़े लोगों में ये ज्यादा होता है। तो आप इनो लेते हैं, इनो लेने के बाद आपको 6 सेकंड में आराम मिल जाता है। इतनी जल्दी आराम कैसे हो गया भाई? ये जानेंगे इसके बारे में। साथ ही जानेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनके मुंह से आपने देखा होगा हमेशा ये चिपचिपा सा लिक्विड बहता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चों में ही ऐसा क्यों होता है, हमारे अंदर क्यों नहीं होता है ऐसा? है ना। कई बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर भी ऐसा देखा होगा आपने। और जानेंगे कि अगर आप खाना खाया है आपने, है ना, थोड़ी देर पहले ही, और आप उल्टी कर दे रहे हैं, खाना खाने के बाद अगर उल्टी होती है तो क्या होता है, आपके गले में, मुंह में, नाक में जलन सी होती है। तो ये जलन किस लिए होती है भाई? साथ ही डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत ही इजी वे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपको बिल्कुल बुक देखने की जरूरत नहीं है, और मैं यकीन के साथ कहता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है जब भी कई सारे पार्ट्स मिलकर के किसी एक काम को करते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं हम? सिस्टम बोल देते हैं। जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम सुना होगा आपने, तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, कई सारे पार्ट्स मिलकर के एक ही काम को करते हैं। सेम ऐसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे ग्लैंड्स मिलकर के एक डाइजेशन नाम के काम को करते हैं। डाइजेशन पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है हमसे रोटी नहीं मांगती है, हमसे चावल नहीं मांगती है, हमसे शाही पनीर नहीं मांगती है, ना ही खीर मांगती है। समझ रहे हैं आप? ना ही रसगुल्ला मांगेगी। हमारी बॉडी क्या मांगती है? स्टार्च मांगती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये सभी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए होता है। अब उसे ये मतलब नहीं है, एक प्रोटीन के एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको कि भाई मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं मीट तो नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है उसको प्रोटीन मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। और मुझे किससे मिलेगा वही प्रोटीन? वही प्रोटीन मुझे पल्सेस से मिलेगा। तो हमारी बॉडी, आप कहां से ले रहे हो न्यूट्रिएंट, उससे मतलब नहीं है, उसको वो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। और ये न्यूट्रिएंट अगर आपको मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये स्टार्च सीधा ही आपकी बॉडी में चला जाएगा। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में या फिर किसी भी बुक में बड़ा अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रखा है, पर आपको वो चीज समझ नहीं आती है। तो टीचर क्या करता है? टीचर उस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, थोड़ा थोड़ा पढ़ा पढ़ा करके, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता है। तो सेम उसी तरीके से डाइजेशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। यानी कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सभी के सभी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारी बॉडी सीधा इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, हमारी बॉडी सीधा इनसे क्या करती है? एनर्जी नहीं बना सकती है। तो पहले हमारी बॉडी क्या करती है? इसको छोटे और सिंपल टुकड़ों में तोड़ देती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ये मैंने वाटर और विटामिन एंड मिनरल्स अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ये सीधा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इनको छोटे टुकड़ों में टूटने की जरूरत नहीं है, ये सीधा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था आपको, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, यही वो रास्ता है जिससे पूरा फूड हमारा ट्रेवल करता है। यही वो एलिमेंट्री कैनाल है जो 9 मीटर की होती है, और इसके अंदर हमारा फूड ट्रेवल करता है। और दूसरी चीज होती है, इसी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ग्लैंड्स जुड़े होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होता है? तो ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो अपने अंदर से कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। और यहाँ पर वो सब्सटेंस क्या होंगे? जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, यानी कि हमारे फूड को स्मॉलर और सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में हेल्प करेंगे। ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं।
यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ से स्टार्ट हो रही है और ये फूड पाइप है हमारी, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये एनस पे जाकर के एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो रही है। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या होता है, ये कुछ ग्लैंड्स जैसे कि ये लिवर है, ये पेनक्रियाज है, ये सेलिवरी ग्लैंड है। तो यही ग्लैंड्स मिल जाते हैं जब ये एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स ये दोनों मिल जाते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, खाना आप खाएंगे कहां से खाएंगे, माउथ से खाएंगे। ये थोड़ा सा आइडिया अपने दिमाग में बना लीजिए, आगे इसको एक एक चीज को डिस्कस करने वाला हूं मैं। खाना आप कहां से खाते हैं, माउथ से आपने खाना लिया, फिर ये कहां जाएगा, ईसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस है ये। फिर यहां से खाना कहां जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर क्या जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनएस में जाता है ना, एनएस से रिलीज हो जाता है जो भी हमारा वेस्ट होता है। बीच में ये ग्लैंड्स लगे हुए हैं, ये भी क्या होते हैं, इनके अंदर बीच बीच में जुड़े होते हैं। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम माउथ के बारे में जान लेते हैं। कुछ भी अगर आप खाते हैं तो सबसे पहले वो खाना आप अपने मुंह में डालते हैं। देखिए इन भाई साहब ने कितने अच्छे से मुंह खोला है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। खाना आपने मुंह में डाला, अब वो खाना क्या होगा, आपके दांतों का काम शुरू हो जाता है। देखिए इसका एक दांत ही नहीं है, दांत क्या करेंगे फिर, दांत उस खाने को कट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, ग्राइंड, चबा चबा करके उसको ग्राइंड कर देंगे, पीस देंगे बिल्कुल उसको। ठीक है, अब काम शुरू होता है टंग का। टंग क्या करती है, देखिए जीभ दिखा रहा है कि चिढ़ा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पर हमें तो देखना ही है, देख लेते हैं। ये टेस्ट बड्स होते हैं जीभ के ऊपर। ये टेस्ट बड्स क्या करते हैं, टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ भी आप खाते हैं, आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है, वो कैसे पता लगता है, इस टंग की वजह से ही पता लगता है। दूसरी चीज क्या है, मिक्स फूड विद सलाइवा। तो खाने को क्या करता है, सलाइवा से मिला देता है। आप खाना खाते होंगे तो आपकी जीभ क्या करती है, खाने को इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं नचाती रहती है। तो ये सब कौन करता है, टंग ही करती है। और आप कोई भी खाना मुंह में डालेंगे तो वो गीला हो जाता है। तो गीला किसकी वजह से होता है, सलाइवा की वजह से होता है। इस सलाइवा के बारे में अगली स्लाइड में बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तीसरा काम टंग का क्या होता है, स्पीच, बोलने में टंग हेल्प करती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपकी जीभ कटी हुई है या फिर किसी की जीभ में दिक्कत है तो उसको बोलने में भी दिक्कत होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं। आप जिस चीज को पसंद करते हैं ना खाना, अगर उसके बारे में अगर आप सोचेंगे ना तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। चलिए ऐसा नहीं होता होगा तो आप अभी ट्राई करिए इस चीज को, आप किसी खट्टी चीज के बारे में सोचिए, नींबू के बारे में सोचिए, आपके मुंह में पानी डेफिनेटली आ जाएगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो वो पानी जिसको मैं बोल रहा हूँ वो असल में होता क्या है, सलाइवा होता है। जो लिक्विड चिपचिपा सा होता है वो क्या होता है, सलाइवा होता है। वो हमारे मुंह में कैसे आ जाता है अचानक से, तो ये देखिए, ये तीन ग्लैंड्स दिख रहे हैं आपको, इनका नाम दिया हुआ है। ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं हमारे मुंह में सलाइवा रिलीज कर देते हैं, सलाइवा को सिक्रीट कर देते हैं। अब भाई ये जरूरत क्या है इस सलाइवा की, तो इस सलाइवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है, तो इसके अंदर होते हैं लाइजोसोम्स। ये लाइजोसोम्स क्या करते हैं, भगवान को पता था कि मैं धरती पे भेज तो रहा हूँ इंसानों को, पर ये इंसान क्या है, बहुत गंदे हैं, कुछ भी गंदे हाथ से क्या करते हैं, खा लेते हैं अपने मुंह में। कोई भी छोटे बच्चे होते हैं वो और भी ज्यादा क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं। वो कोई भी मिट्टी वगैरह छू लेंगे, कोई भी जर्म्स वगैरह से गंदी चीज छू करके खा लेते हैं या फिर अपने मुंह में उंगली डाले रहते हैं। तो उससे क्या खतरा हो सकता था कि जो भी जर्म्स हैं उनकी बॉडी में चले जाते हैं। तो सलाइवा के अंदर होता है लाइजोसोम्स। जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे ही मुंह में एंटर करते हैं तुरंत सलाइवा बोलता है चलो भाई आ तो गए हो पर यहाँ से कहाँ जाओगे। तुरंत क्या करते हैं, ये लाइजोसोम्स उस जर्म्स को मार डालते हैं। बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है। यही रीजन है कि बच्चों के अंदर ये सलाइवा बहुत ज्यादा बनता है जो टपकता रहता है। बूढ़े लोगों में भी ऐसा ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उनको भी जर्म्स का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो सलाइवा का एक काम ये हो गया। और जो मेन काम डाइजेशन में है सलाइवा का वो ये है, सलाइवा क्या करता है, आपके स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। समझिए, स्टार्च को तोड़ देता है और तोड़ करके क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। मान लीजिए कि स्टार्च आपने खाया, राइस खाया, मान लीजिए राइस चावल, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। अब खाते ही थोड़ी देर में आपको क्या लगेगा, वो मीठा लगने लग जाता है। तो मीठा क्यों लगता है, तो वो माल्टोज में बदल जाता है। तो माल्टोज का टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है। तो चावल आपको क्या लगता है, मीठा लगने लगता है थोड़ी देर के बाद। ठीक है, इसके अलावा जो सलाइवा का मेन काम है वो क्या है, फूड को वेट कर देता है, गीला कर देता है। तो गीला करने से क्या होगा, तो गीला करने से हमारी एनाल के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होगा, फूड इजीली ट्रेवल कर पाएगा। कोई सूखी चीज आप खाएंगे ना तो ज्यादा आपको दिक्कत होगी, पर आप कोई भी लिक्विड गीली चीज खाते हैं ना तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में वो चीज बहुत इजीली ट्रेवल कर लेती है। क्यों, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की दीवार है ना,
वो पूरा का पूरा रास्ता बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, तो अब मुंह से हमने खाया, दांत ने, सैलिवरी ग्लैंड ने और टंग ने अपना काम कर दिया। अब फूड कहाँ जाएगा? अब फूड जाएगा फूड पाइप में। ठीक है, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। आपने माउथ से फूड निगला और निगलने के बाद फूड कहाँ जाना चाहिए? फूड पाइप में, जिसको कि हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, वहां जाना चाहिए। पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप कि इसी के बगल में, बल्कि आगे, आप फील कीजिए, आगे हमारी क्या है? विंड पाइप है, और विंड पाइप के जस्ट पीछे क्या है? ईसोफेगस है। तो फूड यहां से निकलता है, तो ये फूड पहले विंड पाइप में जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा रास्ता है, ये फूड पाइप और विंड पाइप का कॉमन रास्ता है। तो फूड यहाँ से निकलेगा तो ज्यादा चांस है फूड के विंड पाइप में जाने के। पर ऐसा होता नहीं है, फूड जो है फूड पाइप में ही जाता है या फिर इसोफेगस में जाता है। तो ऐसा किस वजह से हो पाता है? यहाँ देखिए आप, यहाँ से फूड निकला और ये जो खाली जगह है ना, चैम्बर जैसा है या फिर पैसेज कह सकते हैं आप, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। इस फेरिंग्स में यहाँ पर एपिग्लोटिस नाम का एक मसल रहता है, या फिर लिड, ढक्कन जैसा रहता है ये। एपिग्लोटिस ढक्कन जैसा रहता है। ये ढक्कन क्या होता है? धीरे 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 नीचे आ जाता है, और ये नीचे आने पर क्या होगा? नीचे क्या है? विंड पाइप है। ये जैसे ही नीचे आएगा, यहाँ की विंड पाइप का रास्ता बंद कर देगा। अब एक ही रास्ता बचा है, ईसोफेगस का। फूड सीधा कहाँ चला जाता है फिर? ईसोफेगस में चला जाता है। और जैसे ही फूड चला जाता है, फिर से ये एपिग्लोटिस खुल जाता है और विंड पाइप का रास्ता ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फूड हमारे माउथ से ईसोफेगस के अंदर जाता है। जिस पाइप के बारे में हम बात कर रहे थे इतनी देर से, वो कोई ऐसी पाइप नहीं होती है। सपोज करिए कि ऐसी पाइप होती, तो अगर आप फूड यहां से डाल रहे हैं, तो फूड बड़ी ही तेजी से ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता और आपके पेट में फील होता, आपको दर्द सा होता आपको और फील होता। आप पानी पीते तो आपके पेट में महसूस होता आपको पानी गिरता हुआ। पर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। और समझते हैं क्या क्या दिक्कतें हो सकती थी। मान लीजिए ये लड़की लटकी हुई है, पता नहीं क्या सोचा है, उल्टा लटकी है लड़की। इसके पास मैंने इस एप्पल धर दिया है, ये लड़की इस एप्पल को उठाती है और खाती है। तो और इसके पेट में क्या है? ऐसी वाली पाइप डली हुई है फूड पाइप की जगह। तो क्या ये इसका एप्पल खाया हुआ इसके पेट तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना, ग्रेविटी की वजह से फूड वापस आ जाएगा, इसके मुंह से निकल जाना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, फूड तो उसके पेट में ही जाता है। आप जानते हैं ना इस चीज को। या फिर मान लीजिए आप लेटे हुए हैं, ऐसे सोए हुए हैं आप, ये आदमी सोया हुआ है, पता नहीं खाने की बात पर भी क्यों सोया हुआ है। तो जब ये कुछ खाएगा, तो क्या खाना इसके पेट तक जा पाएगा? अगर ऐसी पाइप होगी तो नहीं जा पाएगा। पर आपने देखा होगा जितने पेशेंट होते हैं जो उठने बैठने में जिनको दिक्कत होती है, या फिर कई लोग पेशेंट तो नहीं होते हैं पर आलसी होते हैं, वो लोग भी पेशेंट से कम नहीं है ना। तो वो लोग भी क्या करते हैं? लेट कर ही खाना खाते हैं, फिर भी उनका खाना जो है वो पेट में ही जाता है। तो क्या रीजन है? ऐसी कौन सी पाइप भगवान ने दी है जो खाना इतने इजिली मूव करता है? उसका जवाब है पेरिस्टेलिसिस, या फिर जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। जो खाना हमारे बॉडी में मूव करता है, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। समझते हैं इसको कैसे? ये क्या, मान लीजिए फूड आपने जो खाया वो है, यहाँ पे फूड बोलस लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो खाना आपने खाया उसको कुचल देते हैं ना, सेलिवा वेलिवा मिला होता है, तो उसको बोलस बोल देते हैं। तो ये बोलस, फूड बोलस है, ये है। और ये है हमारी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। मेनली यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? फूड पाइप है। तो इसकी मसल्स देखेंगे यहाँ पर सिकुड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। और साथ ही क्या हो रहा है? यहाँ की मसल्स, इसके जो फूड बोलस के आगे की मसल्स हैं, वो क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, फैल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज रिदमिकली होती है, रिदम के साथ होती है। जैसे ये सिकुड़ेगा आगे का बढ़ेगा, सिकुड़ेगा आगे से बढ़ेगा। तो इसी तरीके से फूड हमारा आगे बढ़ता रहता है। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो यहाँ ऊपर वाली पिक्चर देखिए। आपने ये ट्यूब में से टूथपेस्ट तो निकाला ही होगा। तो ये औरत देख रहे हैं क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? पीछे से दबाती है जब, तो आगे की तरफ बढ़ता है इसका टूथपेस्ट। इस ट्यूब को जब ये दबाएगी तो फूड आगे बढ़ेगा। सेम यहाँ पर भी यही होता है, पीछे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होने से फूड दबता है पीछे से। तो इस वजह से फूड आगे बढ़ता है। इसी तरीके से पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड ट्रेवल करता है। यहाँ पर मेनली हम बात कर रहे थे इसोफेगस की या फिर फूड पाइप की। अब फूड कहाँ जाएगा? अब फूड यहां से जाएगा हमारे स्टमक में, पेट में। इन भाई साहब को देखिए आप, इसे देख करके आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा होगा? कि इनका पेट बहुत मोटा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए।
इसे हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उदर। ये उदर है। गणेश भगवान जो थे उनको लंबोदर कहा जाता है, यानी कि उनका उदर बहुत लंबा है, यानी कि एब्डोमेन, स्टमक नहीं। स्टमक ह्यूमंस का कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जे शेप का। डाइजेशन से वापस आते हैं। इस स्पिंक्टर की मदद से हमारे स्टमक में फूड एंटर करता है, और स्टमक की जो वॉल्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, पेप्सिन को और म्यूकस को। ये तीन चीजों को हमारा जो स्टमक है इसकी वॉल्स रिलीज करती हैं। HCl का काम क्या होता है, जितने भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर जर्म्स को सलाइवा नहीं मार पाया था वो हमारे स्टमक में एंटर करते हैं, और HCl उनका बॉडीगार्ड की तरह इंतजार कर रहा होता है, आइए आप आ गए हैं पर यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे। तुरंत मारना शुरू कर देता है उन सभी मोस्ट ऑफ द हार्मफुल जर्म्स को। कौन मार देता है, HCl मार देता है। अब बारी आती है पेप्सिन की। पेप्सिन बड़ा नखड़े वाला है। वो क्या बोलता है कि मैं तो भाई तभी काम करूंगा जब आप मेरे को फूड कैसा लाओगे, एसिडिक फूड लाओगे, तभी मैं काम करूंगा। तो HCl बोलता है कोई बात नहीं भाई, मैं तेरी हेल्प करता हूं। तो पेप्सिन की हेल्प कौन करता है, HCl करता है। बोलता है कि मैं तो एसिड खुद ही हूं और मैं इनसे मिल भी चुका हूं, तो ये तो पहले से एसिडिक हो गए हैं, तेरा काम आसान हो गया, अब तू काम अपना शुरू कर। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलना शुरू करता है। उस फूड आइटम में से, उस फूड में से प्रोटीन को ढूंढता है और प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स में बदलने लग जाता है, तोड़ तोड़ के पेप्टोन्स में बदल देता है। और ये म्यूकस का काम क्या है, तो भाई HCl जो है वो एसिड है, एसिड किसी भी चीज को जला सकता है। तो ये स्टमक की वॉल्स को खतरा है, तो ये म्यूकस क्या करेगा, आ करके इन वॉल्स से चिपक जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वॉल्स को टच करने से रोक देगा, जिससे कि हमारी वॉल्स जो है वो सेफ रह लेती हैं। ठीक है। और फूड जो है वो 2 से लेकर के 4 घंटे तक इस स्टमक के अंदर रहता है। स्टमक की वॉल्स भी क्या करती हैं, फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं। और उसके बाद 2-3 घंटे रहने के बाद, 2 से 4 घंटे रहने के बाद, फूड पे डिपेंड करता है वो कितने टाइम फूड रहता है उसके अंदर, फिर इस स्पिंक्टर से, ये पाइलोरिक स्पिंक्टर जो है यहाँ से फूड थोड़ा थोड़ा कर करके आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ये रास्ता जाता है। ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैंने बताया था आपको कि आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आपको क्या, अगर आप वॉमिटिंग कर देते हैं तो आपके गले में, मुंह में, नाक में क्या होगा, जलन होती है। तो जलन क्यों होती है, आपने फूड खाया, यहाँ पर क्या हो गया, उससे एसिड मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप जब वॉमिट करेंगे खाना खाने के बाद, तो खाना ही निकलता है वॉमिट करते टाइम, तो उसके अंदर एसिड मिला हुआ है, तो एसिड से तो जलन होगी ही होगी। तो यही रीजन है जिस वजह से आपको जलन होती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप ढेर सारा खाना खा लेते हैं या फिर जंक फूड खा लेते हैं, चिपचिपा ऑयली बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो आपको गैस बनती है या फिर एसिडिटी हो जाती है। वो एसिडिटी होने के बाद आप इनो लेते हैं और 6 सेकंड में आपको आराम मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो भाई आप इतना सारा खाना खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक जो है ज्यादा एसिड भी तो रिलीज करेगा। तो ज्यादा एसिड रिलीज करता है, ज्यादा फूड के लिए, ज्यादा जंक फूड के लिए ज्यादा एसिड लगेगा, इसी वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है। और आप इनो मिलाते हैं उसके अंदर, तो इनो के अंदर क्या होता है, बेस होता है। तो बेस और एसिड ये दोनों मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आपने पढ़ा है, ये जानते होंगे आप। तो एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए आपको बहुत जल्दी ही रिलीफ मिल जाता है। अब आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को, डाइजेशन के। अब हमारा फूड कहाँ है, स्टमक से धीरे धीरे निकलते हुए कहाँ पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसते ही तुरंत फूड की मुलाकात होती है लिवर से निकलने वाले बाइल जूस से। ये जो लिवर है ये क्या बनाता है, लिवर जो है फैक्ट्री है, ये बनाती रहती है, क्या है, बाइल जूस बनाती रहती है। और ये बाइल जूस बना बना करके इस गॉल ब्लैडर, ये थैली जैसा होता है जिसको हिंदी में पित्त की थैली बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सारा का सारा बाइल जूस स्टोर होता है, इकट्ठा होता रहता है। और जितनी जरूरत पड़ती है इस बाइल डक्ट, डक्ट मतलब क्या होता है, नली, इस बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी जरूरत होती है उतना बाइल जूस मिलता रहता है। अब ये काम क्या होता है लिवर का या फिर बाइल जूस का, तो सबसे पहली बात कि ये लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। जीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, लिवर होता है हमारा। और इसका काम क्या होता है, ये फूड को एल्कलाइन बना देता है। याद करिए, पेप्सिन के लिए फूड कैसा चाहिए था, एसिडिक चाहिए था, चाहिए था ना, तो हमारा फूड अभी एसिडिक ही है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसेगा
तो तुरंत इसके बाद जो मुलाकात होने वाली है फूड की वो पेनक्रियाज से होने वाली है। वहां से क्या निकलेंगे? पेनक्रियाटिक जूस निकलेंगे। तो वो पेनक्रियाटिक जूसेस के भी बहुत नखरे हैं, जैसे पेप्सिन के नखरे थे ना, उसी तरीके से पेनक्रियाटिक जूस के भी बहुत नखरे हैं। वो भी क्या बोलता है कि भाई साहब आपने पेप्सिन के लिए तो क्या कर दिया, खाने को एसिडिक बना दिया, पर हमारी दिक्कत बढ़ा दिया आपने। हमें तो क्या है, बेसिक चाहिए, हमें तो एल्कलाइन फूड चाहिए। ठीक है, तो लिवर बोलता है चलो भाई साहब मैं सबसे बड़ा ग्लैंड हूं, मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो वो क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है, और ये बाइल जूस से क्या होता है, ये जो फूड एसिडिक था हमारा वो एल्कलाइन बन जाता है, बेस बन जाता है। समझ में आया आपको? और बाइल जूस का दूसरा काम क्या होता है डाइजेशन में, तो ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, ध्यान दीजिए, फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्लीनाइजिंग ऑफ सोप के अंदर आपने पढ़ा होगा इमल्सिफिकेशन के बारे में, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। क्या होता है, फैट के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे पास पास होते हैं, तो क्या करता है इमल्सिफिकेशन में, बहुत दूर दूर कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर देता है, दूर दूर कर देते हैं इस इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर। तो ये कुछ था लिवर का काम। ठीक है, अब बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में ही लिवर और पेनक्रियाज दोनों ही अपने अपने जूस सिक्रिएट कर देते हैं। लिवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रिएट करता है, और ये पेनक्रियाज जो है वो क्या करती है, पेनक्रिएटिक जूस सिक्रिएट करती है। देख रहे हैं लगभग ट्राइंगुलर जैसा शेप है इसका पेनक्रियाज का, और ये स्टमक के पीछे रहती है। बहुत सारे डायग्राम्स में आपको पेनक्रियाज दिखाई नहीं देगा, उसका रीजन यही है कि स्टमक के पीछे रहती है ये। पेनक्रियाज क्या करती है, ये पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करती है। और इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर तीन तरह के मेन एंजाइम्स होते हैं। पहला है अमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। तीसरा है लाइपेज, जो फैट को और छोटे छोटे टुकड़ों में, जो इमल्सिफाइड फैट था ना, जो आपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, ग्लोब्यूल्स को अलग अलग कर दिया था, उसको और छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है। कौन? लाइपेज या फिर लिपेज कह सकते हैं आप। तो थोड़ी देर वीडियो पॉज करिए और इस चीज को याद कर लीजिए आप, कौन सा एंजाइम किसको क्या करता है, ब्रेक करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करने वाले हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर ये क्या होती है, बहुत लंबी होती है। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर की होती है पूरी की पूरी, जिसमें से 6 मीटर की तो ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो नाम स्मॉल है इसका, पर है बहुत लंबी, बहुत लॉन्ग है। फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा है, तो इसका जो डायमीटर है ये पतली होती है, इसका डायमीटर कम होता है, इस वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, मोटी होती है वो, इस वजह से उसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। हर्बीवोर्स के अंदर क्या होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और भी ज्यादा लंबी होती है। और कार्निवोर्स एनिमल्स में क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या करते हैं, घास फूस पत्ते वगैरह खाते हैं, तो उसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है जिसको पचाना मुश्किल होता है। और कार्निवोर्स जो एनिमल्स हैं ये मीट खाते हैं जिसको पचाना बहुत इजी होता है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है, तो इसलिए स्मॉल, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है कार्निवोर्स के अंदर। बता चुका हूं मैं आपको, 6 मीटर लगभग इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और कंप्लीट डाइजेशन, जो डाइजेशन आप पढ़ रहे हैं ना, ये डाइजेशन पूरा खत्म हो जाएगा कहां पर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। आपने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर दिया, पचा लिया, अब जो सिंपलर फॉर्म बनी है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना जरूरी है। अब अभी तक जो जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में थे बस। अब एलिमेंट्री कैनाल से पूरी बॉडी तक भेजना भी तो जरूरी है, तो वो काम कहलाता है एब्जॉर्प्शन। इसके बारे में मैं अगली स्लाइड में पूरी डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही गुथी हुई है, बहुत कॉइल्ड। क्यों है, क्योंकि बहुत छोटे स्पेस में इसको रखा हुआ है, इस वजह से बहुत कॉइल्ड लगती है आपको, देखने में बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही होगी ना, ऐसी ही रहती है हमारे बॉडी के अंदर भी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी वॉल्स पे क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। जो इसकी वॉल्स है ना, वहां पर क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट करते हैं, उनके अंदर से इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं। उनका काम क्या होता है जूसेस का, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदल देते हैं, और फैट्स को क्या करते हैं, फैटी एसिड में या फिर ग्लाइसेरॉल में बदल देते हैं। देखिए, ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गई इसकी। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, प्रोटीन किस में बदलेगा, अमीनो एसिड में, और फैट्स किस में बदलेगा, फैटी एसिड में। अब ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ये जो है न्यूट्रिएंट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलर फॉर्म है,
जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी इनको इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अब हमें जो भी चाहिए था वो मिल गया है, अब क्या है, इसको एब्जॉर्ब करना है। तो ये एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आपने अपनी मम्मी को देखा है जब वो चावल में से जो अनवांटेड पार्टिकल्स, डस्ट या फिर स्टोन्स होते हैं उनको अलग करती है ना, चावल बीनती हैं जब, तो क्या होता है, उन चावलों को फैला देती हैं। फैलाने के बाद क्या होता है, बड़ा ही इजीली होता है उनको निकालना। तो सेम इसी तरीके से जब हमें क्या करना है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो अब सिंपलर फॉर्म में है उनको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो जब ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे हम, है ना, ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे होंगे आप। ये वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और यहाँ पर ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। तो ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। कैसे सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, तो मान लीजिए कि ये विलाई नहीं होती, सिंपल सरफेस होती, तो इतनी सी जगह होती है, पॉइंटर पॉइंटर देखिए मेरा, इतनी सी जगह होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। पर ये विलाई होने से क्या हो गया, यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी, ये एक विलाई की है, ऐसी ही बहुत सारी विलाईज होती हैं जो कि क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा जगह है, ज्यादा इजीली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या खासियत होती है इस विलाई की, थोड़ा जानते हैं और डिटेल में। इसका डायग्राम भी आ सकता है एग्जाम में। ये इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो सरफेस देख रहे हैं बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत इजीली इससे पास हो जाते हैं। इससे पास हुए तो इससे पास होते ही ये पहुंचेंगे कैपिलरीज के पास। अब ये कैपिलरीज क्या होती हैं, आपने जो सर्कुलेशन चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर हम और पढ़ेंगे कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स के बारे में। आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी अगर आपको जरूरत है तो ये कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत बारीक बारीक, बिल्कुल बहुत ही बारीक बारीक क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और फिर वहां से ये क्या होती हैं, बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स में जाकर के ये कैपिलरीज मिल रही होती हैं। फिर ये क्या होता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स में, पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड के जरिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो यही होता है विलाई का फंक्शन, और यही होता है एब्जॉर्प्शन। जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले थे हमने क्या किया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो फूड है हमारा, देखिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। देख पा रहे हैं आप, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसका डायमीटर मोटा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो भी विटामिन एंड मिनरल्स थे, फैटी एसिड थे, अमीनो एसिड थे, ग्लूकोज थे, इन सभी को तो क्या किया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। विटामिन एंड मिनरल्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था आपको। अब बच गया वाटर हमारा, और जो भी वेस्ट है हमारा, वेस्ट बच गया और वाटर बच गया। ठीक है, तो अब वाटर को भी एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा जो बचा हुआ वेस्ट है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब इसके अंदर कुछ भी हमारे काम का नहीं है वाटर को छोड़ करके। तो वाटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ से क्या होता है, एंटर करता है, यहाँ से एंटर करता है। और ये देखेंगे आप, अपेंडिक्स एक पार्ट है, ये अपेंडिक्स जो है हर्बीवोर्स एनिमल्स में होता था, पहले इंसान भी खाते थे घास फूस पत्तेदार चीजें, पर अब ये किसी काम का नहीं है। ये अपेंडिक्स जो है वो नो यूज है, ह्यूमंस के किसी यूज का नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड एंटर हुआ। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, हमारा जितना भी वाटर था उस वेस्ट के अंदर, वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये क्या होता है, हमारा जो भी वेस्ट है थोड़ा ड्राई हो जाता है, क्योंकि वाटर इसके अंदर से सारा निकल गया है। अब जब डायरिया हो जाता है लोगों को, या फिर जब दस्त हो जाती है, पेट खराब हो जाता है किसी का, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही कुछ गड़बड़ आ जाती है, जिसकी वजह से जो जो है हमारा वेस्ट है वो क्या होता है, बहुत पतला निकलता है। ठीक है, तो अभी लार्ज इंटेस्टाइन से फिर हमारा जो वेस्ट है वो कहाँ पहुंचता है, रेक्टम में पहुंचता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये लार्ज इंटेस्टाइन बढ़ रही है तो इसको असेंडिंग कॉलोन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कॉलोन भी होता है। ये सीधी है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट है ये तो इसको ट्रांसवर्स कॉलोन बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कॉलोन। और एक लाइन के सेगमेंट को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, तो इसका नाम है सिग्मोइड कोलन। ये आप याद रखें तो अच्छी बात है। अब फूड कहाँ पहुंचता है, रेक्टम में पहुंचता है। ये रेक्टम क्या है, ये रेक्टम में हमारा वेस्ट जो है वो स्टोर होता है। ये रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये रेक्टम नहीं होता तो आप
आपके बॉडी में जब जब वेस्ट बनता, बहुत मतलब आप खाना खा लिया है आपने, आपके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे वेस्ट बन रहा है, तो हमेशा आपके क्या होता है, वेस्ट आपकी बॉडी से आउट होता रहता है, तो ये कितने ही अनकंफर्टेबल होता है। तो इसीलिए ये रेक्टम का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेक्टम में क्या होता है, सारा का सारा वेस्ट हमारा स्टोर होता है, इसके अंदर वाटर नहीं है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये वेस्ट फिर क्या है, ये वेस्ट इस एनस के रास्ते जब यहाँ पर फिल हो जाता है काफी अमाउंट में, तो इस एनस के जरिए क्या होता है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस रेक्टम में कई बार वाउंड्स, घाव बन जाते हैं, या फिर यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो बढ़ जाती है ना, तो ये मसल्स बढ़ जाती हैं, तो ये एनस से हमारा वेस्ट निकलने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, यानी बवासीर की जो बीमारी है उसके अंदर यही होता है, ये रेक्टम के अंदर वाउंड घाव हो जाता है, या फिर यहाँ की मसल्स कोई बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि कैसे हमारा वेस्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। लार्ज इंटेस्टाइन, एनस क्या करती है, वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। अब ये जो डाइजेशन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। पाचन, ध्यान दीजिए, पांच, तो ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। जानते हैं इंजेशन क्या होता है, आपने फूड को अपने मुंह में लिया, सलाइवा में मॉइस्चर हुआ, गीला हुआ, और छोटे छोटे टुकड़ों में टीथ ने तोड़ दिया, ये क्या होता है, इंजेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एंजाइम्स की मदद से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या कर देना, तोड़ देना, यही होता है डाइजेशन। स्टार्च शुगर में टूट जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड में, फैट जो है वो फैटी एसिड के अंदर इमल्सिफिकेशन के थ्रू सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन बताया मैंने, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में भेजना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये कैसे होता है, विलाई की मदद से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे जो बहुत सारी विलाइस प्रेजेंट होती हैं, उसकी मदद से एब्जॉर्प्शन होता है। असिमिलेशन क्या होता है, तो असिमिलेशन थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमने फूड डाइजेशन जो भी किया है, हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें इससे एनर्जी मिले। तो जो फूड हमने ले लिया हमारी बॉडी में, अब इससे क्या होगा, ये डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, हर सेल्स तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो सेल्स क्या कर सकें, खुद को बना सकें, खुद को रिपेयर कर सकें, एनर्जी मिले हमें किसी काम को करने के लिए। तो इन्हीं इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी बनाना, या फिर नई नई सेल्स टिश्यूज को बनाना, जो खराब हो चुकी है हमारी बॉडी में, जो प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करना, यही सब क्या कहलाता है, असिमिलेशन कहलाता है। इजेशन क्या होता है, इजेशन होता है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस। एलिमिनेशन यानी बाहर निकालना, एनस से हमारा फूड जो भी वेस्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। एक बार हम पूरे जितना हमने अभी तक इस सारी स्लाइड में पढ़ा है, इस चीज को पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले हमने फूड जो इंजेशन किया, इनटेक किया फूड, वो माउथ से किया। माउथ में टीथ ने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, और टंग ने क्या किया, उसको मिक्स करने में सलाइवा के साथ हेल्प करी। सेलिवरी ग्लैंड से क्या हुआ, सलाइवा निकला, और उसने, उसके लाइजोसोम्स ने सारे के सारे जर्म्स को मार दिया, और सलाइवा ने क्या किया, हमारे जो स्टार्च था उसको क्या कर दिया, पेप्टोन्स में बदल दिया। अब पेप्टोन्स ने बदलने के बाद अब फूड हमारा आगे बढ़ता है। जो एपिग्लोटिस होता है, वो ढक्कन होता है हमारा, वो विंड पाइप को बंद करता है, और फूड हमारा इसोफेगस के अंदर मूव करता है, और इसोफेगस में पेरिस्टेलिसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए फूड जो है वो स्टमक में एंटर करता है धीरे धीरे। स्टमक में आने के बाद जो कुछ बच गए थे हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स, उनको कौन मार देता है, HCl मार देता है। और HCl पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है, तब पेप्सिन अपना काम शुरू करता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को किस में बदल देता है, उसमें पेप्टोन्स में तोड़ देता है। प्रोटीन्स को क्या करता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। और म्यूकस जो है, म्यूकस वॉल्स को बचाने में हेल्प करता है, स्टमक की वॉल्स जल ना जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसमें हेल्प करता है। फिर यहाँ पर स्टमक के स्पिंक्टर होता है, जहाँ से धीरे धीरे 3-4 घंटे पेट के अंदर हमारा फूड रहता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहीं पर क्या होता है, उसके अंदर लिवर से निकलने वाला बाइल जूस आता है। और बाइल जूस क्या करता है, फूड जो हमारा एसिडिक था उसको क्या करता है, बेसिक बना देता है, जिससे कि पेनक्रियाज हमारी काम कर सके। और पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस जो एक और काम करता है, वो क्या करता है, हमारे फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बदल देता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और पेनक्रियाज से भी हमारे जूसेस निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं,
फैट को, प्रोटीन्स को, स्टार्च को, इन सभी पे क्या करते हैं, काम करते हैं। और फूड हमारा जो है फिर आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाते हैं, फैट जो है वो फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में टूट जाता है, और जो हमारा प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। और यहीं पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो ये हमारे सिंपलर कंपोनेंट्स बने हैं, इनको हमारी विलाइज जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दीवार पर, उसकी वॉल्स पर जो भी विलाइज होती हैं वो क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं सारी चीज़ों को। विलाई से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वाइटामिन एंड मिनरल्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, मैंने बताया था आपको। फिर हमारा फूड जो है ट्रेवल करता है, मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जितना भी फ्लूइड था, जितना भी वाटर था, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। और फिर हमारा फूड पहुंचता है रेक्टम में। रेक्टम में थोड़ी देर, जब तक ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट इकट्ठा नहीं होता तब तक वहाँ पर स्टोर रहता है हमारा वेस्ट, और उसके बाद एनस के जरिए क्या होता है, हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। आपको मैंने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छी स्लाइड्स के जरिए समझाने की कोशिश करी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अभी मेरा ये नया चैनल है, आपको लगता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप बताएं अगली वीडियोस किसके ऊपर बननी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप ये सब चीज़ें मुझे बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।